आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। जी हां, मुसलमानों पर आज हम बात करेंगे, मुस्लिम तबके पर बात करेंगे। दरअसल मुस्लिम आज एक ऐसा मौजूए बहस बन करके रह गया है जिसकी बात तो हर कोई करता है, लेकिन अपने अपने मफाद के लिए। ट्रिपल तलाक, 4 शादी, हलाला, दारुल क़ज़ा, मदरसा तालीम, दाढ़ी रखने ना रखने और खाने पीने से लेकर हुब्बुल वतनी जैसे मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश होती है। इन तमाम मसाइल को लेकर टीवी डिबेट्स भी खूब होती हैं। कई मौलाना और प्रोक्लेम्ड इस्लामिक स्कॉलर इनमें हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन इन बहसों मुबाहिसे में एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने के अलावा और होता क्या है? क्या सिर्फ यही है मुल्क के मुसलमानों के बुनियादी मसाइल, या फिर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिन्हें सुनकर मुसलमान जज्बाती हो जाते हैं? आखिर क्यों मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पर बात करने के बजाय बेवजह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है और मुसलमानों की गलत तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है? यही सब जानने के लिए और यही सब समझने के लिए आज हमने ग्राउंड जीरो पर मुसलमानों के मौजूदा हालात पर बात करने की एक तरीके से जो है वो फैसला किया और इसी मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। आज मुल्क के सियासतदानों, मुसलमानों, टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनने वाले मौलानाओं और प्रोक्लेम्ड इस्लामिक जानकारों को भी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि असल में मुल्क के मुसलमान चाहता क्या है, या मुल्क के जो मुसलमान है वो चाहते क्या है, उसके बुनियादी मसाइल हैं क्या। इसके अलावा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका में अब बच्चे पढ़ेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़े कुछ किस्से। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बाद खाली रही सीटों के लिए जारी की 6ठी लिस्ट। इसके अलावा आपको बताएंगे हिंदुस्तानी सिनेमा के पहले सुपरस्टार से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। मुसलमान की बात करने वाले सियासतदान और टीवी डिबेट्स में उनके मसले सुलझाने का दावा करने वाले चंद मौलाना क्या असल में उनकी फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, या फिर ये सब मुसलमानों के नाम पर अपने अपने मफाद को साधने की फिक्र में लगे हुए हैं? देखिए, इस पूरे मसले को पेश करती है हमारी आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मुसाहिब के सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती, ये वो मुल्क है जिसकी मैं सरकारें बनाता था। मशहूर शायर मुनव्वर राना का ये शेर मौजूदा दौर के हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात को चंद अल्फाज में समेट देता है। मुसलमान ये लफ्ज पिछले कुछ बरसों में हिंदुस्तानी सियासत और मीडिया की बहस का ऐसा मरकज बन चुका है जिसके बिना न सुबह होती है, न शाम और न ही रात। अखबारों की सुर्खियों से लेकर टेलीविजन की डिबेट्स तक में, सियासी बयानबाजियों से लेकर नेताओं की तकरीर तक, मुसलमान लफ्ज सबसे पसंदीदा है। लेकिन ये पसंद मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने मफाद के लिए है। वोटों से लेकर के टीआरपी बढ़ाने तक के लिए है। चंद मौलानाओं की चीख चिल्लाहट से बनने वाली मुसलमानों की गलत शबीह के लिए है। हालात ये बन गए हैं या बना दिए गए हैं कि आज मुसलमान को अपनी हिफाजत की फिक्र सताती है, तो उसको सियासी हाशिए पर धकेलने की साजिशों में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान को अपना मादरे वतन मानने वाला मुसलमान आज हालात से जूझता दिख रहा है, लेकिन सियासत उसे विलेन बनाने पर आमादा है। कोई उसके नाम से अक्सरियत को डराता है, तो कोई उसे इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत चमकाता है, तो किसी को उसका नाम लेने भर से अपने वोटों के कम होने का खतरा महसूस होने लगता है। मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम इस बात को कंडेम करते हैं बहुत सख्त लफ्जों में कि राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये सबकी पार्टी है और ये कमजोर लोगों की पार्टी है, और जो लोग कमजोर हैं कांग्रेस उनके साथ जिम्मेदारी से खड़ी। अगर देश में 14% मुसलमान है और आईपीएस अफसर से 3% है, तो हमारा मल्टीकल्चरलिज्म को क्या होगा? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब तो सरकार के तहत है ना। आप 4 साल से हुकूमत कर रहे, आप बताइए आपने कितना काम किया इसमें, हम यही पूछ रहे हैं। लेकिन क्या मसला सिर्फ इतना भर है
या फिर हालात इससे कहीं ज्यादा संजीदा हो गए हैं? क्योंकि ये आज का सच है कि मीडिया की हिंदू मुस्लिम डिबेट्स और इनमें आने वाले चंद मौलानाओं और प्रोक्लेम्ड इस्लामिक स्कॉलर की चीख चिल्लाहट ने आज समाज में मुसलमानों की कट्टर छवि को बढ़ावा ही दिया है। समाज में लोग टीवी को देखकर ये समझने लगे हैं कि मुसलमान ऐसे ही होते होंगे, लेकिन क्या मीडिया पर आने वाले चंद मौलानाओं के चेहरे मुसलमानों की सचमुच नुमाइंदगी करते हैं, या फिर टीवी चैनलों की तरफ से दिए जाने वाले पैसे और टीवी से मिलने वाली शोहरत उन्हें अपनी तरफ खींचती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सच्चा मुसलमान होने का दावा करने वाले ये मौलाना जोहर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक का वक्त स्टूडियो में बैठकर गुजार देते हैं। क्या ये दीन और मुसलमानों के सच्चे रहनुमा बन सकते हैं? क्या वाकई स्टूडियो में बैठकर दीन बचा लिया जाएगा? क्या अपनी नमाजें कज़ा करने वाली ये चंद मौलाना दीन और मुसलमान कौम को बचाएंगे? जवाब सीधा सा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तज्जिया करें तो पिछले कुछ बरसों से होने वाली चैनलों की डिबेट्स में जाने वाले इन मौलानाओं से और समाज में कभी अच्छा मैसेज नहीं गया। सोशल मीडिया से लेकर जलसों तक में इस बात का एतराज मुसलमानों की तरफ से होता रहा कि टीवी डिबेट्स में जाने वाले मौलानाओं को समझदारी से काम लेना चाहिए। बाज मर्तबा कहा जाता रहा कि मौलानाओं को टीवी डिबेट्स से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि एक तरफा होने वाली इन डिबेट्स में किसी मसले के हल पर संजीदा बात नहीं होती, बल्कि तमाशा बनाकर सिर्फ टीआरपी बटोरी जाती है। लेकिन चंद मुस्लिम मौलानाओं ने चंद पैसों और अपनी शोहरत की खातिर आज पूरे मुस्लिम तबके को शर्मसार किया है। आज मुसलमान अगर मजहबी और समाजी तौर पर अपनी बात को सही तरीके से रखने में नाकाम है, तो इसकी एक बड़ी वजह इन चंद मौलानाओं का बदतमीजी के साथ टीवी डिबेट में हिस्सा लेना है। मजहबी मामलों में होने वाली इन डिबेट्स में शामिल मौलानाओं को समझना होगा कि उनके बेवजह के बयान और हरकतों की वजह से मीडिया को मौका मिलता है, जिसको वो टीआरपी बढ़ाने के लिए भुनाती है। ये डिबेट्स रोजगार, तालीम या बेहतर मुस्तकबिल के लिए होती भी नहीं, बल्कि 4 शादी, 3 तलाक, शरिया अदालतें, मदरसों की तालीम, हलाला, इन जैसे मुद्दों को ही बार बार घसीटा जाता है। मौलानाओं को समझना होगा कि मौजूदा दौर का सच यही है कि मुसलमान हिंदुस्तानी सियासत और मीडिया की पसंदीदा खुराक बनकर रह गया है, जिसके साथ सियासी पार्टियां इसलिए खड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि इससे मुल्क की अक्सरियत नाराज हो सकती है। यानी मुसलमान मौजूदा दौर में खुद को सिर्फ सियासी हाशिए पर खड़ा हुआ देख रहा है, जहां उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई नहीं। जी मीडिया के लिए सऊद मोहम्मद खालिद के साथ शुएब रजा की रिपोर्ट। जाहिर है सियासी जमातों और मीडिया के लिए मुसलमान महज उनकी खुराक पूरा करने का जरिया बन चुका है। यह सच है कि तलाक और हलाला जैसे मुद्दे मुस्लिम खवातीन के लिए बेहद संजीदा मौजू हैं, लेकिन यह भी सच है कि मुसलमानों की कुल आबादी में इन सब का फीसद बेहद कम है। तो फिर क्यों मुसलमानों के बुनियादी मसाइल को छोड़कर लगातार बहस का रुख मोड़ा जा रहा है? इस सब के बीच यहाँ यह समझना भी जरूरी है और बहुत अहम है कि मुसलमानों के असल मसाइल हैं क्या। तलाक, 4 निकाह, हलाला, दाढ़ी, मदरसा तालीम, दारुल क़ज़ा, फतवा, रोजाना इन मुद्दों पर सियासत और मीडिया में ऐसे बहसें होती हैं जैसे मुल्क के कौमी मसले यही हैं। मानो मुसलमानों को रात दिन 4 निकाह, तलाक और हलाला करने के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया है। ये मसले हल हो जाएंगे तो देश के सारे मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाएंगे, उसे 100% रोजगार मिल जाएगा, साथ ही देश के सारे मुद्दे भी 1 सेकंड में हल हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, 4 निकाह ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तालीम का है, रोजगार का है, अपनी हिफाजत का है, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करता। मदरुमशुमारी 2011 के आदादोशुमार साफ बताते हैं कि मुसलमान रोजगार के मामले में देश के दूसरे सभी मजहब के मानने वालों से पीछे है। सिर्फ 33% मुसलमानों को ही रोजगार हासिल है, वहीं जैन और सिख तबकों के 36% लोगों को रोजगार हासिल है। हिंदू तबके के 41% और बौद्ध तबके के 43% लोगों को रोजगार हासिल है।
नीति आयोग के साबिक नायब सदर अरविंदर पनघड़िया का मुताला बताता है कि हर 4 में से 1 मुसलमान गरीब है। देश में सभी मजहबी तबकों में मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। उनके हालात दलितों और कबालियों जैसे होकर रह गए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च बताती है कि शहरी इलाकों में हर 10 में से 3 मुसलमान खते इफलास यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनकी औसत मासिक आमदनी 550 रुपए है, तो वहीं देहात में हर 5वां मुसलमान खते इफलास यानी गरीबी रेखा से नीचे है और वो औसतन 338 रुपए मासिक आमदनी पर गुजर बसर कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम तबके में गरीबी कम होने की रफ्तार बेहद धीमी है। तमाम सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि गरीबी की वजह से पूरे मुस्लिम तबके की तरक्की पर उल्टा असर पड़ रहा है। मुस्लिम तबके में सबसे ज्यादा 3% चाइल्ड लेबर पाए जाते हैं। इस तबके के 6 से 17 साल की उम्र के 28.8% बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते। कोई ये सवाल नहीं करता कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात का क्या हुआ, जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी कमजोर हो चुके हैं। भारत की आबादी में मुसलमानों की तादाद 13.4% है। जम्मू कश्मीर अकेला मुस्लिम अक्सरियत वाला सूबा है। इसके अलावा मगरबी बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार में उसकी तादाद कहीं कहीं पर ज्यादा है। लोकसभा की 543 में से 46 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है और ऐसा माना जाता है कि 110 सीटों पर मुसलमान बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की लोकसभा में भी नुमाइंदगी ज्यादा नजर नहीं आती। यानी ये सच है कि संसद में मुसलमानों की हिस्सेदारी उसकी आबादी के फीसद से बहुत कम है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 6 से 14 साल के 25% मुस्लिम बच्चों ने या तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा या पढ़ाई छोड़ी। भारत में मुस्लिम तबके के महज 3.4% बच्चे ही ग्रेजुएट हैं। सिर्फ 13% मुस्लिम मुसलसल रोजगार में हैं और भारत में नौकरशाही में मुसलमानों का कुल तनासुब महज 2.5% है। 2007 में रंगनाथ मिश्र कमीशन ने भी ये कहा है कि 1/3 मुसलमान कच्चे मकानों में पीने के पानी और बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसलमान वादों से कुछ ज्यादा की उम्मीद करते हैं। मुसलमान कभी अपने रोजगार के लिए मुजाहिरे नहीं करते, न ही वो रोजगार का मुतालबा लिए सड़कों पर उतरते हैं। भारतीय मुसलमान को कभी कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज के लिए मुजाहिरा करते हुए नहीं देखा गया होगा। न ही वो अपने इलाके में अस्पताल के लिए तहरीक चलाते हैं और न ही बिजली पानी के लिए। वो मजदूरी करते हैं, हुनर से अपना काम करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि उनके असल मुद्दों पर सियासत नहीं होती, बल्कि अब तो उसकी पहचान पर सियासत होने लगी है। सियासत और मीडिया उसके नाम का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन सिर्फ अपने मफाद के लिए। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसके नाम का इस्तेमाल करती हैं, तो मीडिया भी उनके मुद्दे उठाने के नाम पर महज टीआरपी गेन करने की दौड़ में निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों से आगे बढ़कर बहस नहीं करता। मुसलमान जब जब आइन के चौथे सुतून यानी मीडिया की जानिब इस उम्मीद से देखता है कि उसकी तालीम, रोजगार और मुआशी और समाजी हालात की बात करेगा, तो उसे नाउम्मीदी ही हासिल होती है। असल में तो शायद उसके बुनियादी मुद्दों को जानबूझकर ही दरकिनार कर दिया जाता है। जी मीडिया के लिए सऊद मोहम्मद खालिद के साथ शुएब रजा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क में मुसलमानों के, उनको किस तरीके से अलग अलग मफाद के लिए अलग अलग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ग्राउंड जीरो में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही कुछ अहम जानकारियां और आज की तारीख भी पेश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं मुल्क के मुसलमानों की, जिनको आज़ादी के बाद से ही लगातार सियासी, माशी और समाजी सतह पर हाशिए पर खड़ा किया जाता रहा है। मुल्क में मुसलमानों की पैरवी और नुमाइंदगी करने वाले असल में उन्हें धोखा दे रहे हैं, ये बात समझने की है। मुसलमानों और उनको उलझाए रखने के लिए कुछ अहम पॉइंट जो है वो हमारे सामने आए हैं कि किस तरीके से उनको उलझाए रखा जाता है। सियासत और मीडिया ने आज मुल्क के मुसलमानों को महज अपना मफाद हासिल करने
के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो, या उसका जरिया बना लिया है। उनके जो मसाइल हैं उनको अलग तरीके से उठाया जाता है और जानबूझ करके ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है जो सियासी जमातों की सियासत को सूट करते हैं। 4 निकाह, हलाला, ट्रिपल तलाक, फतवा, दाढ़ी रखना या ना रखना, उनका पहनावा कैसा हो, मदरसा तालीम की बात करने वाले कुछ लोग जानबूझ करके मुसलमानों को इन मुद्दों पर न सिर्फ घसीटते हैं बल्कि उन्हें विलेन बताने की भी कोशिश करते हैं। किसी भी दूसरे तबके के मुकाबले मुसलमानों में तलाक का फीसद काफी कम है। बुनियादी तौर पर मुसलमानों के लिए तालीम, रोजगार, माशी, समाजी तरक्की और सिक्योरिटी जैसे अहम ऐसे मौजू हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर बात नहीं होती। जाहिर है मुसलमानों के बुनियादी मसाइल को हल करने में दिलचस्पी किसी को नहीं है, ना सियासतदानों को, ना मीडिया को और ना ही टीवी चैनलों पर मुसलमानों की पैरोकारी करने वाले मौलानाओं को, और ना ही खुद मुसलमानों को। ये सब अपने अपने मफाद के हिसाब से या मफाद के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ को मुसलमानों का वोट चाहिए तो कुछ को मुसलमानों के नाम पर डराकर दूसरे तबके का वोट चाहिए। कुछ लोग पैसों और शोहरत के लिए मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं तो कुछ पोजीशन हासिल करने के लिए। उत्तर प्रदेश में तो कई ऐसे नेता, कई ऐसे लीडर पैदा हो गए हैं जो अपनी गर्दन पर लटकी तलवार से बचने के लिए हर रोज मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को बेवजह तूल दे रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही नेता हैं जो कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के अपने आकाओं की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में हुकूमत बदली इन्होंने भी पाला बदलने में देरी नहीं लगाई। ये वही लोग हैं जो अपनी पूरी कौम का सौदा करने से भी बाज नहीं आ रहे। असल में मुसलमानों की तरक्की कोई नहीं चाहता। कौम को अगर तरक्की की राह पर लाना है तो खुद आम मुसलमानों को आगे आना होगा, उन्हें बेदार होना होगा। सबसे पहले उसे तालीम के तई बेदारी पैदा करनी होगी, क्योंकि तालीम हासिल करके ही रोजगार हासिल किया जा सकता है, सरकारी सिस्टम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जा सकती है और सियासत में अपनी हिस्सेदारी हासिल की जा सकती है। साथ ही माशी, समाजी सतह पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस सब के अलावा इस्लाम के सो कॉल ठेकेदारों को भी समझना होगा कि जिस इस्लाम को बचाने के लिए वे दिन रात टीवी स्टूडियो का सहारा ले रहे हैं, दरअसल इससे नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इस्लाम जो है ना तो वो टीवी स्टूडियो से बचेगा और ना ही पटना में बड़ी बड़ी रैलियां करके बचेगा। चंद पैसों की खातिर कुछ मौलाना टीवी स्टूडियो से इस्लाम के मानने वालों की इमेज खराब कर रहे हैं और पटना में की गई बहुत बड़ी रैली जिसका नाम दिया गया था दीन बचाओ रैली, उससे MLC बनाए जा रहे हैं। इस बात को और इस पूरे खेल को समझने की जरूरत है। दरअसल दीन बचाने के लिए या दीन बचाने के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दीन बचाने के नाम पर कुछ लोग जो है वो सियासत का सहारा ले रहे हैं और कुछ लोग डिबेट का सहारा ले रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या खेल है हम पहले भी कह चुके हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसके अलावा मुल्क के सियासतदानों और टीवी स्टूडियो में बैठने वाले बहादुर एंकर्स और डिबेटर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि मजहब के नाम पर नफरत फैलाकर वो कुर्सी और TRP तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका फैलाया ये जहर लगातार मुल्क की रूह को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है या फिर मुल्क की रूह का दम घोंट रहा है। आप सबसे अपील है कि आप मुल्क की हम आहंगी, भाईचारगी, इत्तेहाद और आपसी खुलूस को बनाने में मदद कीजिए, उसे बिगाड़ने में नहीं। और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखें, हर तरह की अफवाहों से दूर रहें। आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए अपने पैगाम आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए। और कुछ ही देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।